तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? वो आइटम्स, वो सामान जिसमें बिजनेस डील करता है, और गुड्स जो है वो हमारा असेट होता है। अगर हम एक बार गुड्स और असेट को देखें कि आखिर ये क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुड्स का मतलब होता है आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। जिन आइटम्स में बिजनेस डील करता है उनको हम गुड्स बोलते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में डील करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपके लिए गुड्स कहलाएगा। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आप ग्रोसरी के आइटम में डील करते हो, तो ग्रोसरी की सारी आइटम आपकी गुड्स कहलाएंगी। अगर आपकी स्टेशनरी शॉप है तो आप पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर इसमें डील करते हो, तो ये सारी स्टेशनरी आइटम आपकी गुड्स कहलाएंगी। तो गुड्स का सिंपली मीनिंग होता है आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। अगर गुड्स के बारे में आपको और भी जानना है और डिटेल में गुड्स को समझना है, तो आप हमारे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देख सकते हो। वहां पर मैंने अकाउंटिंग के अंदर यूज होने वाली सभी टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहां पर जाकर गुड्स का मतलब भी समझ सकते हो, असेट्स का मतलब भी समझ सकते हो। अभी अगर फिलहाल के लिए मैं आपको असेट का मतलब बताऊं, तो असेट का मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू अ बिजनेस। तो अगर कोई चीज आपके बिजनेस को करंट या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, तो वो आपके बिजनेस के लिए असेट कहलाएगी। अब इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब हो गया मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट। तो कोई भी चीज जो बिजनेस को करंट या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे दे, वो बिजनेस का असेट होता है। गुड्स भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। गुड्स को हम सेल करते हैं तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, तो गुड्स भी हमारा एसेट होता है। अब इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारी एसेट होती हैं। तो एसेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एसेट के अंदर क्या क्या आता है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम पढ़ रहे थे जनरल एंट्रीज, जिसके अंदर हमारा 4th पॉइंट था गुड्स। आज हम गुड्स से रिलेटेड सभी जनरल एंट्रीज को पढ़ने वाले हैं। गुड्स हमारा असेट होता है, इसका मतलब असेट्स के ऊपर जो जनरल एंट्री का रूल लगता है वही रूल हमारा गुड्स के ऊपर भी लगेगा। तो असेट का रूल तो आपको पता है, असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो वही रूल यहाँ पर गुड्स के ऊपर भी अप्लाई होने वाला है। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स को लेकर हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला है हमारा परचेस और दूसरा है हमारा सेल। या तो हम गुड्स को परचेस करेंगे या फिर हम गुड्स को सेल करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं परचेस की बात करूं तो गुड्स को हम 3 तरीके से परचेस कर सकते हैं। पहला होगा हमारा कैश परचेस, दूसरा होगा हमारा क्रेडिट परचेस, और तीसरा होगा हमारा पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट परचेस। तो कैश परचेस की अगर मैं बात करूं, कैश परचेस का मतलब है कि आपने गुड्स खरीदते समय ही इमीडिएट पेमेंट कर दी। तो कैश परचेस के अंदर हम इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैश के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला तो हमारा कैश हो गया और दूसरा हमारा चेक हो गया। चेक से भी आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हो, तो चेक भी हमारा कैश के अंदर ही इंक्लूड होता है। चेक में बस इतना ही डिफरेंस है कि पैसा आपके पास हाथ में ना आते हुए आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। तो वो तो सेम ही बात है, पैसा हाथ में आए या बैंक अकाउंट में जाए। तो कैश परचेज के अंदर इमीडिएट पेमेंट हो जाती है। यहाँ पर दो चीजें आती हैं, पहला कैश और दूसरा चेक। अब अगर मैं क्रेडिट परचेज की बात करूं, क्रेडिट परचेज का मतलब हो गया कि आपने गुड्स को उधार में खरीदा है। यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट नहीं होती, पेमेंट कुछ टाइम के बाद करी जाती है, कुछ समय के बाद करी जाती है। क्रेडिट परचेज के अंदर हमारे दो केस आते हैं। पहला है सेलर नेम गिवन और दूसरा है सेलर नेम नॉट गिवन। क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको सेलर का नाम दिया होगा, जिस सेलर से आपने गुड्स परचेज किया है उस सेलर का नाम कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कई बार गिवन नहीं होगा। तो अब इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, किस तरीके से जनरल एंट्री करते हैं, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब तीसरा है हमारा यहाँ पर पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज करे, 30% कैश में पे कर दिया यानी इमीडिएट पे कर दिया, और बैलेंस 70% आपने 3 महीने बाद पे करा। तो ये आपका पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट परचेज कहलाएगा, जिसमें आप कुछ पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हो और कुछ पेमेंट बाद में कर रहे हो। तो समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे गुड्स परचेज के अंदर टोटल 3 केसेस होते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट परचेज। सेम इसी तरीके से होता है हमारा गुड्स सेल। गुड्स सेल के अंदर भी हमारे पास यही 3 तरीके हैं। आप अपने गुड्स को सेल करते हो तो वहां पर भी आपके पास यही 3 केस आएंगे। पहला है आपका कैश सेल, यहाँ पर आपको गुड्स सेल करते समय ही इमीडिएट पेमेंट रिसीव हो जाती है। इसके अंदर भी हमारे पास 2 केस आते हैं, पहला है कैश, दूसरा है चेक। आप चाहे कैश में सेल करो या चेक के थ्रू सेल करो, चेक की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, बस इतना डिफरेंस है। बाकी दोनों केसेस में आपको इमीडिएट पेमेंट रिसीव हो जाती है। उसी तरीके से दूसरा है हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब आपने गुड्स को उधार में बेचा है। अगर आपने गुड्स को उधार में बेचा है तो इसका मतलब है कि आपको पेमेंट इमीडिएट रिसीव नहीं होने वाली, आपको पेमेंट कुछ टाइम के बाद रिसीव होगी। यहाँ पर हमारे वही 2 केस आते हैं, पहला है बायर नेम गिवन, दूसरा है बायर नेम नॉट गिवन। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको बायर का नाम बता रखा होगा, जिस बायर को आपने गुड्स बेचा उसका नाम गिवन होगा। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर बायर का नाम गिवन नहीं होगा। तो अब इन दोनों केसेस के अंदर क्या करते हैं, किस तरीके से जनरल एंट्री करते हैं, उसको अभी देखेंगे। तीसरा है हमारा पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट। कुछ पैसे आपको इमीडिएट
रिसीव हो गए और बाकी पैसे आपको बाद में रिसीव होंगे। तो ये हमारे पास गुड्स सेल के भी टोटल 3 तरीके हो गए। अब इन सबको हम एक एक करके वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम गुड्स परचेज की बात करेंगे और उसके अंदर इन सभी केसेस को देखेंगे। उसके बाद हम गुड्स सेल की बात करेंगे और उसके अंदर हम गुड्स सेल के सभी केसेस को कवर करेंगे। तो शुरू करें, सबसे पहले गुड्स परचेज को देख लेते हैं। तो गुड्स परचेज को लेकर हमारा एग्जांपल नंबर 28 है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट कैश। तो यहाँ पर बिजनेस ने गुड्स परचेज करा है 50,000 का और वो भी कैश में। क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया कि गुड्स कैश में परचेज करा गया है, तो ये आपकी कैश परचेज की ट्रांजैक्शन है। अब एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी हम गुड्स परचेज की बात करते हैं तो वहां पर हम परचेजेस टर्म का इस्तेमाल करते हैं और जब भी हम गुड्स सेल की बात करते हैं तो वहां पर हम सेल्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको जानना है कि आखिर हम गुड्स परचेज के अंदर परचेजेस टर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर गुड्स सेल के अंदर सेल्स टर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैप्टर नंबर 2 देखना होगा, जिसके अंदर मैंने आपको सभी अकाउंटिंग टर्म्स डिटेल में अच्छे से समझा रखी हैं। तो आप जाके हमारे चैप्टर नंबर 2 को देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो वहां पर आप गुड्स परचेज नहीं लिखोगे, बल्कि उसकी जगह पर परचेजेस टर्म का इस्तेमाल करोगे। परचेजेस का मतलब ही यही होता है कि आपने गुड्स को परचेज करा है। उसी तरीके से जब भी हम गुड्स सेल की बात करेंगे तो वहां पर हम सेल्स टर्म का इस्तेमाल करेंगे। सेल्स टर्म का मतलब यही होता है कि आपने गुड्स को सेल करा है। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, बिजनेस ने 50,000 का गुड्स परचेज करा है कैश में। तो यहाँ पर बिजनेस ने कैश में गुड्स परचेज करा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस के पास से कैश चले जाएगा और बिजनेस के पास गुड्स आ जाएंगे। अब हम गुड्स की जगह पर परचेजेस टर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो हम गुड्स की जगह पर परचेजेस लिखेंगे। यहाँ पर हमारे परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, यानी हमारे गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे और बिजनेस के पास से कैश चले जाएगा। तो कैश हो चाहे गुड्स हो, दोनों ही हमारा असेट होता है। तो जब भी हमारा कैश यानी हमारा असेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी हमारा गुड्स इंक्रीज होता है यानी हमारा असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो बस हमारी एंट्री बन गई, परचेजेस को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस के पास गुड्स आ गए और बिजनेस के पास से कैश चला गया। नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग द परचेजेस मेड इन कैश। तो समझ में आ गया। तो ये हमारी कैश में गुड्स परचेज की एंट्री हो गई। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 29 देखो, गुड्स परचेज ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ पर बिजनेस ने गुड्स परचेज करें 2 लाख के और पेमेंट जो है चेक से करी है। तो पेमेंट चाहे चेक से करो चाहे कैश में करो, बात एक ही है, दोनों के अंदर ही इमीडिएट पेमेंट हो जाती है। बस फर्क इतना है कि चेक का पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। तो यहाँ पर चेक में पेमेंट करी गई है तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे। अब बैंक हो चाहे कैश हो, दोनों ही बिजनेस का असेट है, और जब हमारा असेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बिजनेस ने गुड्स परचेज करें तो बिजनेस के पास गुड्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा गुड्स इंक्रीज हो जाएगा। तो गुड्स की जगह पर हम परचेजेस का इस्तेमाल करेंगे। गुड्स भी हमारा असेट है, जब भी हमारा असेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। एंट्री बन गई हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिजनेस के पास गुड्स आ गए और बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा कम हो गया। तो समझ में आ गया। नरेशन लिख लोगे, बीइंग द गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। तो क्लियर है। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 30, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर इस बार 3 लाख के गुड्स मोहन से परचेज करे गए ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया गुड्स उधार में परचेज करे गए। अब अगर गुड्स उधार में परचेज करे गए तो इसका मतलब है कि इमीडिएट पेमेंट तो नहीं करी गई। तो यहाँ पर बिजनेस के पास गुड्स तो आ जाएंगे लेकिन बिजनेस के पास से इमीडिएटली कैश नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अगर गुड्स की बात करें तो बिजनेस के पास गुड्स आ जाएंगे, बिजनेस के गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो गुड्स हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स तो हमारा डेबिट हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। तो इतना तो समझ में आ गया। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो क्रेडिट में इस बार हम कैश तो नहीं लिख सकते, बिजनेस ने अभी गुड्स के बदले पैसा तो पे नहीं करा। तो यहाँ पर अब हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तो सीधी बात है, बिजनेस ने मोहन से उधार में गुड्स खरीदे तो इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल बिजनेस मोहन को पैसा पे करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि उधार में खरीदा है तो कभी भी पैसा पे नहीं करेगा, कभी ना कभी तो पे करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस ने मोहन को पैसा पे करना है तो बिजनेस के सर पे एक लायबिलिटी आ जाएगी। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर हमें किसी को पैसा पे करना होता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर बिजनेस के सर पे मोहन नाम की लायबिलिटी आ गई। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस जो है कैश की जगह पर मोहन का नाम लिखेगा और ये मोहन बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि बिजनेस के सर पे उधार है जो उसे मोहन को पे करना है। तो बिजनेस मोहन को अपनी लायबिलिटी मानते हुए क्रेडिट करेगा। उधार में गुड्स खरीदे तो गुड्स के साथ साथ मोहन नाम की लायबिलिटी भी आ गई। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई।
और जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम टू मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बिजनेस के पास गुड्स आ गए लेकिन साथ में बिजनेस की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो समझ में आ गया आपको? इस तरीके की बहुत सारी एंट्रीज हमने असेट परचेज वाली वीडियो के अंदर भी करी थी। इस 2 लाख को काट के 3 लाख कर लो तो इसको 3 लाख कर लेना। अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 31, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर ₹3 लाख। तो यहाँ पर बिजनेस ने सोहन से 3 लाख का गुड्स परचेज करा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने सेलर का नाम दे दिया कि बिजनेस ने 3 लाख का गुड्स सोहन से परचेज करा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि ये गुड्स कैश में परचेज करा है या क्रेडिट में परचेज करा है। ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कैश होगी या क्रेडिट होगी। तो अब आप बताओ कि क्या होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन कैश की होनी चाहिए या क्रेडिट की होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम लिख दिया और हमें ये नहीं बताया कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, तो उस केस में आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको लेकर भी एक एग्जांपल सुन लो। सपोज आप अपने घर के आसपास किसी शॉप पे मैगी खरीदने गए, आपने शॉपकीपर से मैगी मांगी, उसने आपको मैगी दी और आपने बदले में उसको कैश दे दिया। तो यहाँ पर क्या शॉपकीपर ने आपसे आपका नाम पूछा? नहीं पूछा। और क्या आपने शॉपकीपर से शॉपकीपर का नाम पूछा? वो भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि शॉपकीपर को पैसों से मतलब था और आपको सामान से मतलब था। आपने मैगी मांगी, शॉपकीपर ने आपको मैगी दे दी। शॉपकीपर ने पैसे मांगे, आपने शॉपकीपर को पैसे दे दिए। बात खत्म हो गई। आपके और शॉपकीपर के बीच कैश ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ पर नाम से कोई लेना देना नहीं है। बायर का नाम क्या था, सेलर का नाम क्या था, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जबकि अगर मैं इसी एग्जांपल को क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लगाऊं, मान लो आप शॉप पे गए मैगी लेने, आपने शॉपकीपर से मैगी मांगी, शॉपकीपर ने आपको मैगी दे दी। अब शॉपकीपर सामने से आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपने शॉपकीपर को बोला कि पैसे मैं 2 दिन बाद दे जाऊंगा। तो यहाँ पर अब शॉपकीपर आपसे आपका नाम पूछेगा, क्योंकि शॉपकीपर आपको उधार में मैगी दे रहा है। तो शॉपकीपर आपसे आपका नाम जरूर पूछेगा कि आपका नाम क्या है, मुझे अपनी डायरी में लिखना है, मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है कि मैंने आपसे इतना पैसा लेना है, आप मेरे से इतनी तारीख को इतने रुपए का सामान उधार में खरीद के लेके गए हो। इस बात का रिकॉर्ड शॉपकीपर मेंटेन करेगा और हो सकता है कि इस बात का रिकॉर्ड आप भी मेंटेन करो। आप भी घर आके डायरी में लिखो कि मैंने इस पर्टिकुलर शॉप से इतनी तारीख को इतने का सामान उधार में खरीदा है, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड मेंटेन रहे और शॉपकीपर के पास भी रिकॉर्ड मेंटेन रहे। तो ये नाम लिखने का काम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर होता है। कभी भी आप कैश ट्रांजैक्शन के अंदर नाम रिकॉर्ड करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वहां पर ना ही बायर को सेलर के नाम से मतलब है और ना ही सेलर को बायर के नाम से मतलब है। दोनों ही पर्सन्स को जो चाहिए था उनको वो मिल जाता है, बात खत्म। जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर नाम लिखना जरूरी हो जाता है, ताकि आपको याद भी तो हो कि आपको इससे इतना पैसा लेना है या फिर आपने उसको इतना पैसा देना है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब अगर मैं इसी बात को अपने इस एग्जांपल नंबर 31 में लगाऊं, तो यहाँ पर बिजनेस ने सोहन से गुड्स परचेज करा है, सोहन हमारा सेलर है, हमें क्वेश्चन ने पार्टी का नाम दे रखा है और आगे ये नहीं बताया कि ये कैश है या क्रेडिट है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलोगे कि अगर क्वेश्चन ने हमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दी और सिर्फ पार्टी का नाम बता दिया, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये चाहता है कि हम जर्नल एंट्री के अंदर पार्टी के नाम को रिकॉर्ड करें। और अभी हमने समझा कि अगर हम जर्नल एंट्री के अंदर पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर देते हैं तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर तो आप पार्टी का नाम लिखते ही नहीं हो। अकाउंटिंग के अंदर आप कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पर अगर हमें डिसाइड करना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमें पार्टी का नाम गिवन है। अगर हमें पार्टी का नाम गिवन है तो बस हम इतना मान के चल लेंगे कि क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम जर्नल एंट्री के अंदर पार्टी के नाम को रिकॉर्ड करें। तो अगर हम यहाँ पर पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो बस बात खत्म। अब तो जर्नल एंट्री बन जाएगी। अभी हम पिछले एग्जांपल के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री देख कर आए, वहां पर हमें क्वेश्चन ने पार्टी का नाम भी बता रखा था। अगर मैं आपको एग्जांपल नंबर 30 दिखाऊं, ये हमारा एग्जांपल नंबर 30 था, यहाँ पर भी हमें पार्टी का नाम गिवन है। क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि बिजनेस ने मोहन से गुड्स परचेज करा है, तो क्वेश्चन ने हमें सेलर का नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया था कि ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एग्जांपल नंबर 30 के अंदर हमें क्वेश्चन ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है। लेकिन एग्जांपल नंबर 31 के अंदर क्वेश्चन ने हमसे बोला कि आप डिसाइड करो कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि ट्रांजैक्शन आपकी कैश है या क्रेडिट है, तो बस बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, तो उस केस में उसको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बता ही दिया। तो क्लियर हो गया आपको?
बाकी एग्जाम्पल नंबर 31 के अंदर भी सेम ही एंट्री होगी जो एग्जाम्पल नंबर 30 के अंदर हुई थी, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 30 भी हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और एग्जाम्पल नंबर 31 भी हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 31 को देखें तो यहाँ पर बिजनेस ने सोहन से गुड्स परचेज करें 3 लाख के और ये हमारी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले तो बिजनेस के पास गुड्स आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन कैश हो या क्रेडिट हो, बिजनेस के पास गुड्स तो आ ही जाएंगे, तो हमारा परचेसेस इंक्रीज हो जाएगा। परचेसेस हमारा असेट है, जब भी हमारा असेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब परचेसेस के साथ साथ इस बार गुड्स की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने क्रेडिट में गुड्स को खरीदा है, क्रेडिट में गुड्स को खरीदने का मतलब है कि बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होना। बिजनेस ने सोहन को कभी ना कभी तो पैसा पे करना ही है, तो सोहन को लेकर बिजनेस की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बिजनेस के सर पे सोहन नाम की लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर जो है बिजनेस सोहन को लायबिलिटी मानेगा और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। तो एंट्री तो बिल्कुल सेम है जैसे एग्जाम्पल नंबर 30 था, बस यहाँ पर हमें ये पहचानना था कि ये एग्जाम्पल हमारा कैश ट्रांजेक्शन का है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन का है। तो समझ में आ गया आपको। अगला एग्जाम्पल देखो,